ए भैया, तेरा रहस्य अब रहस्य नहीं रहा। इस सोने के अंडे को मेरे हवाले कर दे, नहीं तो जान से हाथ धो बैठेगा, समझा? तो मेरी भी बात कान खोल के सुन लो सेठ। चुपचाप यहां से दफा हो जाओ। अगर किसी ने मां का दूध पिया है तो अंडे को हाथ लगा के दिखा दे, हाथ काट के दूसरे हाथ में दे दूंगा। फालतू के डींगे मत हाक, मेरी बात ध्यान से सुन। सोने का अंडा उसी का होगा जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा। बिल्ला, देखते क्या हो, अपनी माँ का दूध पिया है ना, और तुम्हारे हाथ में लाठियां भी हैं। इस ससुरे सुरेश की हड्डियां तोड़ दो और ये अंडा इससे छीन लो, जल्दी कर। रामपुर गांव में सुरेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो मेहनती था, लेकिन किस्मत से हमेशा गरीबी में ही जीवन काट रहा था। एक दिन सुरेश वृक्ष के नीचे बैठ गया। उसने रोटी निकाली और सब्जी के साथ खाने लगा। जैसे ही पहला निवाला खाया, तभी उसके कानों में एक आवाज गूंजी, हरिओम हरिओम हरिओम। बच्चा क्या हमें भी अपने साथ खाना खिला सकता है? हम कल से भूखे हैं बेटा। सुरेश ने ऊपर देखा। एक साधु महाराज सामने खड़े थे और उसे घूर रहे थे। सुरेश के मन में एक शरारत सूझी। वो मुस्कुराया। हाँ साधु महाराज, एक शर्त पर ही मैं अपने भोजन का हिस्सेदार आपको बना सकता हूँ। हाँ बेटा, बता कौन सी शर्त? मुझे पहले यह बताओ महाराज कि क्या मैं कभी धनवान बनूंगा भी, या फिर ऐसे ही गरीबी में मेरा जीवन कटेगा? साधु ने इधर उधर देखा और शांत स्वर में बोला, ये बता बेटा, ये खेत किसका है? ये मेरा है महाराज। और ये बैल, ये किसके हैं? यह भी मेरे हैं। सब कुछ तो है तेरे पास। अरे बाबा जी, जो कुछ भी मेरे पास है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। मैं इतना धनवान बनना चाहता हूं कि कभी कोई मेहनत ही ना करूं और फिर भी मेरा जीवन आराम से बीतता रहे। यह तो मैं तेरा हाथ देखकर ही बता सकता हूं। पर हाँ बेटा, मेरी भी एक शर्त है। कैसी शर्त बाबा जी? पहले मुझे अपने भोजन का हिस्सेदार बना, फिर बताऊंगा। सुरेश मुस्कुराया और साधु को अपने साथ बैठा लिया। दोनों ने साथ में भोजन किया। भोजन के बाद साधु ने सुरेश का हाथ थामा और मुस्कुराते हुए कहा, वाकई में क्या बात है, क्या बात है। तेरा भाग्य तो बहुत ही अच्छा है। विश्वास कर, जितना तू धनवान बनने की सोचता है, उससे कहीं अधिक धन तेरे भाग्य में लिखा है बेटा। इतना कहकर साधु जाने लगा, पर सुरेश आवाज देते हुए बोला, साधु महाराज, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने मुझे यूं ही बोलकर टाल दिया? मैंने तुझे जो बताया है बेटा, एक एक बात सत्य है। बस एक बात याद रखना, भविष्य में अगर किसी भी प्राणी या पक्षी को मुसीबत में देखो तो निस्वार्थ उसकी सेवा करना, क्योंकि तुझे धन की लालसा तो है, पर तू लालची नहीं है। तेरा मन अंदर से शुद्ध है, उसमें इंसानियत भी बसती है। हाँ, यह बात अलग है कि तूने अभी तक उस इंसानियत को पहचाना नहीं है। हरिओम हरिओम हरिओम। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। सुरेश फिर से अपने खेत के काम में लग गया, पर साधु की बातों पर सोचता रहा। कुछ देर बाद सुरेश गहरी सोच में डूबा अपने घर की ओर लौट रहा था। तभी सामने से उसका पड़ोसी धनराज आ गया। सुरेश, अरे वो सुरेश, अबे सुरेश तू, अरे भाई सुरेश, कितनी देर से आवाज लगा रहा हूँ, कौन सी गहरी सोच में गुम हो भाई? हाँ, वो ए धनराज, तुझे पता है, आज खेत में मुझे एक साधु महाराज मिले। उन्होंने मेरा हाथ देखकर कहा कि मेरी किस्मत में बहुत ज्यादा धन है, लेकिन ना जाने क्यों सही बताऊं। धनराज, मुझे ना उनकी बातों में सच्चाई नजर आई। अरे भैया, कभी कभी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है। मैं कुछ समझा नहीं। देख सुरेश, व्यापारी ही बहुत बड़े धनवान होते हैं। अब देख, हम ठहरे किसान मेहनत से धरती का सीना चीरकर अनाज उगाते हैं, पर हम उसे अपनी मर्जी से नहीं बेच सकते।
राजा ने अनाज का दाम तय कर रखा है, उसी दाम में बेचना पड़ेगा। इसीलिए हमारी आय सीमित है और मुझे लगता है कि तुम्हें व्यापार करना चाहिए। हो सकता है व्यापार करने से तुम्हारी किस्मत बदल जाए। इतना कहकर धनराज वहां से चला गया। सुरेश घर पहुंचा और धनराज की बातों को सोचता रहा। हाँ, वैसे धनराज की बातों में सच्चाई तो है। मतलब इतनी मेहनत से अनाज उगाने के बाद में आखिरकार मिलता ही क्या है? बस 2 वक्त की रोटी। एक काम करता हूं, कल सेठ जगदीश की हवेली जाता हूं। वह कर्ज दे देगा और कुछ कर्ज लेकर व्यापार शुरू करता हूं। अगले दिन सुरेश सेठ जगदीश की हवेली जा पहुंचा। सेठ जी प्रणाम प्रणाम। सेठ जी, मुझे आपसे कुछ कर्ज चाहिए। कर्ज चाहिए? अरे भैया, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं तेरी जमीन तो बड़ी उपजाऊ है और अच्छी खासी फसल दे रही है, फिर तुझे कर्ज की क्या जरूरत है? सेठ जी, एक साधु महाराज से मेरी भेंट हुई थी। उन्होंने कहा था कि मेरी किस्मत में बहुत धन लिखा है। अब मुझे लगता है कि व्यापार करने से मैं और अधिक धन कमा सकता हूं। यानी कि तू एक साधु की बातों में आकर कर्ज लेने के लिए उतारू हो गया। अब खैर, ये तेरा मामला है, तू जाने, लेकिन मैं ऐसे कर्ज नहीं देता। अगर देता हूं तो कुछ गिरवी रखना पड़ता है। देख भाई, तेरा खेत है उपजाऊ, तू अपना खेत गिरवी रख दे। सेठ जी, मैं कुछ गिरवी नहीं रखूंगा, बस आप मुझे कर्ज दे दो। व्यापार में मुनाफा होते ही मैं ब्याज सहित आपका कर्ज लौटा दूंगा। हाँ हाँ हाँ, पगला गया है क्या रे? अरे क्या भरोसा कि तू मेरा कर्ज वापस करेगा कि नहीं करेगा, हैं? अरे सेठ जी, कैसी बातें करते हैं? क्या मेरी जुबान भरोसे लायक नहीं है? ए भैया, जुबान का कोई भाव नहीं होता। तो ठीक है सेठ जी, मुझे भी आपसे कर्ज नहीं चाहिए। मैं भी इतना काबिल हूं कि कहीं और से इंतजाम कर लूंगा। लेकिन याद रखना सेठ, जिस दिन मैं धनवान बन गया उस दिन तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगा। तुमने ना जाने कितने गरीब गांव वालों की जमीन कर्ज देने के नाम पर उन पर भारी ब्याज लगाकर हड़प ली है, समझे? अरे दफा हो जा यहां से, इससे पहले कि मैं अपने नौकर रांगा रामू से तेरी हड्डी पसली तुड़वा दूं। अरे चल निकल यहां से, निकल। सेठ के सब सुनकर सुरेश क्रोधित हो गया और वहां से चला गया। अगले दिन सुरेश फिर से खेत में काम करने लगा। काम करते हुए वो खुद से बातें करते हुए बोला, हाँ, सेठ से तो भिड़ के आ गया। अब यह धन का इंतजाम कहां से करेगा रे सुरेश? कहां से करूं, क्या करूं? वो यही सोचते सोचते सारा दिन मेहनत करता रहा। शाम को थककर घर लौटते समय उसकी नजर झाड़ियों में पड़ी एक घायल कोयल पक्षी पर पड़ी। वो बेहोश थी और उसके शरीर से रक्त बह रहा था। हे भगवान, ऐसा लग रहा है जैसे यह किसी नुकीली शाखा से टकरा गई और बेहोश हो गई है। बाप रे बाप, इसके शरीर से तो खून बह रहा है। अरे रे रे, अगर इसका उपचार नहीं किया गया तो यह तो बेचारी मर जाएगी। एक काम करता हूँ, इसे घर ले जाकर इसका इलाज करता हूँ। सुरेश ने प्रेम से कोयल पक्षी को उठाया और अपने घर ले आया। उसने जड़ी बूटियों का लेप बनाकर उसके घावों पर लगाया। कुछ देर बाद रक्तस्राव रुक गया, परंतु कोयल पक्षी को होश नहीं आया। रात ढल गई और सुरेश सो गया। अगली सुबह सुरेश की आंखें खुली तो कोयल पक्षी को होश आ चुका था। वो इधर उधर देख रही थी। अचानक उसने मनुष्य की भाषा में कहा, मैं यहाँ पर कैसे? कोयल पक्षी के मुंह से मनुष्य की भाषा सुनकर सुरेश चौंक गया। अरे बाप रे बाप, ये तो चमत्कार हो गया। अरे तुम इंसानी आवाज में बात करती हो हैं? हाँ, मैं एक जादुई जंगल की कोयल पक्षी हूँ। वहाँ पर पक्षी और प्राणी मनुष्य की भाषा में ही बात करते हैं।
उड़ते उड़ते मैं अपने जंगल की सीमा से बाहर आ गई और अचानक मेरा शरीर एक पेड़ की नुकीली शाखा से टकराया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। हाँ, क्या है कि तुम बेहोश थी और तुम्हारे शरीर से खून बह रहा था। अगर मैं उठाकर घर ना लाता ना तो तुम मर जाती। तुम बहुत अच्छे मनुष्य हो। इस संसार में ऐसे लोग बहुत कम हैं जो पक्षियों की देखभाल करते हैं। ये सुनकर सुरेश मुस्कुराया, पर अगले ही पल उसके दिमाग में एक तेज झटका सा लगा। वो बड़बड़ाने लगा। यह क्या? साधु महाराज ने तो मुझसे कहा भी था कि अगर भविष्य में कोई प्राणी या पक्षी मुसीबत में दिखे तो उसकी सेवा करनी चाहिए। यह बात तो मेरे दिमाग से उतर ही गई थी। क्या हुआ? तुम अकेले में क्यों बड़बड़ाए हो? सुरेश ने पूरी घटना कोयल पक्षी को बता दी। कोयल ध्यान से सुनती रही। इसका मतलब तुमने मेरी सेवा निस्वार्थ मन से की, साधु के कहने पर नहीं। साधु ने सच कहा था, तुम्हारा मन सोने जैसा शुद्ध है, बस तुम इसे जानते नहीं। तुमने मेरी मदद की है, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। कैसी मदद? चलो मेरे साथ जंगल में, मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगी। उसे देखकर तुम्हारी आंखें आश्चर्य से फटी रह जाएंगी। तो फिर देर किस बात की है? चलो। कोयल सुरेश को लेकर घने जंगल में पहुंची। वो एक झाड़ी के पास आकर बैठ गई। सुरेश ने देखा झाड़ियों के बीच एक अद्भुत सुनहरा चमकता हुआ अंडा पड़ा था। अरे बाप रे बाप, ये तो बड़ा ही विचित्र अंडा है और यह तो ठोस सोने का लगता है। अगर मैं इसे बाजार में बेच दूं फिर तो मुझे बहुत धन मिल सकता है। बस यही गलती मत करना। क्या मतलब? इस अंडे को अपने घर ले जाओ। इसकी वैसे ही सेवा करो जैसे तुमने मेरी की। हो सकता है जब कोई और इस अंडे के रहस्य को जाने तो वो इसे तुमसे छीनने की कोशिश करे, पर याद रखना तुम्हें इस अंडे को किसी भी कीमत पर रक्षा करनी है। अपने मन में इसके प्रति प्रेम जगाना। उसके बाद देखना तुम्हारा भाग्य स्वयं बदल जाएगा। अब मेरी जादुई जंगल में लौटने का समय हो गया है। मैं अब वापस नहीं आऊंगी। इतना कहकर कोयल पक्षी उड़ गई। वो सुरेश के मन में सैकड़ों सवाल छोड़ गई। सुरेश ने सोने का अंडा उठाया और अपने घर लाया। वो उसे अपने कमरे में रखकर ध्यान से देखने लगा। समझ नहीं आता कि यह कोयल रानी मुझसे कहना क्या चाहती थी। यह सोने का अंडा है, इसकी रक्षा करनी है और इसके प्रति प्रेम जगाना है। बड़ी ही विचित्र पहेली है। खैर, मुझे बहुत नींद आ रही है। सुबह उठकर देखता हूं, शायद इसका रहस्य समझ में आ जाए। इतना कहकर सुरेश सो गया। अगली सुबह जब सुरेश सोकर उठा तो वो देखकर चौंक गया। उसने देखा कि सोने का अंडा अब बड़ा हो चुका था। अरे बाप रे बाप, ये क्या चक्कर है? जब मैंने इसको यहां रखा था तब तो ये छोटा था। यह अचानक से बड़ा कैसे हो गया? सुरेश अंडे को बहुत गौर से देखता रहा। खैर, जो भी हो, अगर ये बड़ा होता चला जा रहा है तो फिर तो ये मेरे लिए ही फायदेमंद है ना। जितना बड़ा सोने का अंडा उतने अधिक कीमत इसकी। वाह वाह वाह। इतना कहकर सुरेश खेत की ओर निकल गया। शाम को जब वो लौटा तो देखा अंडा अब और भी विशाल हो चुका था। अरे बाप रे बाप, ये क्या? ये अंडा तो और बड़ा हो गया। अब बस देखते चलता हूं ये कितना बड़ा होता है। जरूर उस कोयल पक्षी की बातों में कोई ना कोई तो गहरा रहस्य था। रात को सुरेश सो गया। अगली सुबह जब उसकी आंखें खुली तो अंडा अब एक मानव के बराबर आकार का हो चुका था।
बाप रे बाप, ये सोने का अंडा तो अब इंसान जितना बड़ा हो गया। अगर इतना बड़ा अंडा मैं बेच दूं तो मेरे पास तो धन की कोई कमी ही नहीं रहेगी। अचानक उस अंडे से एक स्त्री की आवाज आई। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे खाना दो। अंडे के अंदर से आती स्त्री की आवाज सुनकर सुरेश डर गया। अरे ये क्या, अंडे के अंदर से ये लड़की की आवाज आ रही है। कहीं उस कोयल पक्षी ने मुझे किसी मुसीबत में तो नहीं फंसा दिया। बाकी बातें बाद में कर लेना, मुझे बहुत भूख लगी है। लेकिन तो तुम हो कौन? ये मैं तुम्हें नहीं बता सकती। अगर मैं बताऊंगी तो इसी समय जलकर राख हो जाऊंगी। तो फिर मैं कैसे भरोसा करूं कि तुम कोई मानव हो? क्या पता तुम कोई चुड़ैल, राक्षसी या पिशाचिनी हो। मैं कैसे मान लूं कि तुम मानव हो? ना मैं राक्षसी हूँ, ना पिशाचिनी, और ना ही कोई चुड़ैल। सुरेश गहरी सोच में डूब गया। लेकिन मैं तुम्हें खाना कैसे दूं? मतलब इसके लिए तो मुझे अंडा तोड़ना पड़ेगा ना। ऐसा करने की कोशिश भी मत करना। अगर तुम अंडा तोड़ोगे तो तुम भी जलकर राख हो जाओगे। तो फिर ये बताओ कि मैं तुम्हें खाना कैसे दूंगा? तुम तो अंडे के अंदर हो। भोजन अंडे के सामने रख दो, वो गायब हो जाएगा और मेरे पास पहुंच जाएगा। सुरेश ने रोटियां बनाई, स्वादिष्ट सब्जी तैयार की और अंडे के सामने रख दी। अगले ही पल अंडे से रंग बिरंगी किरणें निकली और खाना गायब हो गया। ओ वाकई, खाना तो सचमुच गायब हो गया। खाना बहुत स्वादिष्ट था। इतना अच्छा भोजन मैंने अपने जीवन में नहीं खाया। क्या तुमने अपनी पत्नी से बनवाया है? नहीं नहीं, मेरी शादी वादी नहीं हुई है। सारा खाना मैंने खुद ही बनाया। तो फिर तुम्हारी पत्नी तो बड़ी भाग्यशाली होगी, उसे तो खाना बनाना ही नहीं पड़ेगा। अगर मैं इस अंडे से बाहर होती तो मैं तुमसे शादी जरूर करती। वैसे तुम जो भी हो पर हो बहुत चुलबुली लड़की। खैर चलो, मैं खेत जा रहा हूं। शाम को आकर तुमसे बातें करूंगा। वैसे तुमसे बातें करके बड़ा अच्छा लगा। चलो शाम को मिलता हूं मैं। क्या तो मैं सारा दिन ऐसे ही बैठी रहूंगी? अच्छा, तो क्या मैं काम भी नहीं करूं? देखो भाई, मुझे मेहनत करनी पड़ती है। मैं कोई राजा महाराजा तो हूं नहीं जो सिंहासन पर बैठे बैठे आराम से जीवन चलता रहेगा। चलो शाम को आकर मिलता हूं। इतना कहकर सुरेश खेत चला गया। शाम को जब लौटा तो फिर वही आवाज आई। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। सुरेश ने तुरंत खाना बनाया और अंडे के सामने रख दिया। खाना फिर गायब हो गया। वाह, तुमने बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया है। अब से तुम्हें रोज सुबह का खाना मुझे देकर और दोपहर का खाना अंडे के सामने रखकर जाना होगा। धत तेरे की। वो कोयल पक्षी कहती थी कि इस अंडे की सेवा करने से मेरा भाग्य बदल जाएगा। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। पहले सिर्फ अपने लिए रोटियां बनाता था, अब 2 लोगों के लिए रोटियां बनानी पड़ती है। खर्चा भी ज्यादा, मेहनत भी ज्यादा। वाह, क्या किस्मत है। सुरेश हंसा और अंडे के अंदर से भी स्त्री की हंसी की आवाज आने लगी। अच्छा, एक बात बताओ, क्या तुम सुंदर हो या फिर नहीं? पता नहीं, लेकिन मेरी माँ कहती थी कि मैं बहुत सुंदर हूँ। वो तो तुम अंडे के अंदर कैसे आई? मैं चाहकर भी नहीं बता सकती, लेकिन नियति एक दिन जरूर मुझे इस सोने के अंडे से मुक्त करेगी। अच्छा, और तुम्हारा नाम क्या है? कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। फिर भीतर से धीमी आवाज आई। मेरा नाम नेहा है। सुरेश शांत हो गया। रात बीतती रही और सुरेश सारी रात उस अंडे के भीतर की स्त्री से बातें करता रहा। दिन बीतते गए, समय गुजरता गया। अब ये उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। सुबह खेत जाने से पहले वो नेहा के लिए भोजन बनाता और शाम को लौटकर उससे घंटों बातें करता।
धीरे धीरे सुरेश के मन में नेहा के प्रति प्रेम की भावना जन्म ले चुकी थी। वो अब बिना उससे बात किए रह नहीं पाता था। एक दिन सुरेश नेहा से बात कर रहा था। उसी समय संयोग से सेठ जगदीश का नौकर रामू वहां से गुजर रहा था। वो सुरेश के घर से आती स्त्री की आवाज सुनकर ठिठक गया। ये क्या? सुरेश की तो शादी भी नहीं हुई, वो घर पर अकेला रहता है, फिर ये किस स्त्री से बात कर रहा है? मुझे देखना चाहिए। धीरे से खिड़की से झांकता है। वो देखकर दंग रह जाता है। सामने एक विशाल सोने का अंडा था और सुरेश उससे बात कर रहा था। अंदर से स्त्री की आवाज गूंज रही थी। अरे दादा रे दादा, ये क्या गजब है भैया। ये सुरेश के पास इतना बड़ा सोने का अंडा और इसके अंदर से स्त्री की आवाज। मुझे ये बात सेठ जगदीश को बतानी चाहिए। हाँपता हुआ सेठ जगदीश की हवेली पहुंचा। सेठ अपने दूसरे साथी बिल्ला के साथ बैठा था। अरे सेठ जी, मैंने जो देखा वो अविश्वसनीय है। सुरेश के घर में एक विशाल सोने का अंडा पड़ा है, मतलब मान लीजिए कि अरे एक आदमी के बराबर, और उसके अंदर से एक औरत की आवाज आई। सेठ जी हैं, ये क्या कह रहा है? सुरेश के पास इतना बड़ा विशाल सोने का अंडा कहां से आ जाएगा? सेठ जगदीश के मन में लालच की आग भड़क उठी। हाँ, तो फिर देर किस बात की है रामू? चलकर उसका अंडा अभी छीन लेते हैं। चल। कुछ ही देर में सेठ जगदीश अपने दोनों नौकरों और बिल्ला के साथ सुरेश के घर पहुंच गया। दरवाजा जोरदार धमाके से खुला। सेठ, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ए भैया, तेरा रहस्य अब रहस्य नहीं रहा। इस सोने के अंडे को मेरे हवाले कर दे, नहीं तो जान से हाथ धो बैठेगा, समझा? तो मेरी भी बात कान खोल के सुन लो। सेठ, चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। अगर किसी ने माँ का दूध पिया है तो अंडे को हाथ लगा के दिखा दे। हाथ काट के दूसरे हाथ में दे दूंगा। फालतू के डींगे मत हाक, मेरी बात ध्यान से सुन। सोने का अंडा उसी का होगा जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा। बिल्ला, देखते क्या हो, अपनी माँ का दूध पिया है ना, और तुम्हारे हाथ में लाठियां भी हैं। इस ससुरे सुरेश की हड्डियां तोड़ दो और ये अंडा इससे छीन लो, जल्दी कर। सुरेश ने पूरी ताकत से उनका मुकाबला किया, परंतु वो 3 थे और वो अकेला। सुरेश का सिर फट गया, उसके माथे से रक्त बह निकला। वो लहूलुहान होकर भी अंडे को टूटने नहीं देता। अचानक उसके सिर से गिरते हुए एक बूंद रक्त उस सोने के अंडे को छू गई। अगले ही पल अंडे से रंग बिरंगी किरणें फूट पड़ी और फिर वो अंडा तेज प्रकाश में गायब हो गया। उसकी जगह एक अत्यंत सुंदर स्त्री प्रकट हो गई। बिल्ला और सेठ जगदीश तीनों भय से कांपने लगे। अरे अरे, ये तो हमारे राज्य की राजकुमारी नेहा है, जो कुछ महीने पहले इस जंगल में लापता हो गई थी। हमें क्षमा कर दीजिए राजकुमारी, माफ कर दीजिए। दफा हो जाओ यहाँ से, और याद रखना, अगर दोबारा भविष्य में सुरेश पर हाथ उठाने का प्रयास किया तो मुझसे बड़ा शत्रु तुम्हारा कोई नहीं होगा। बिल्ला और सेठ जगदीश भयभीत होकर वहां से भाग गए। राजकुमारी, आप इस सोने के अंडे के अंदर कैसे गई? आखिरकार यह रहस्य क्या है? इसके पीछे एक कहानी है। दरअसल मुझे शिकार करने का बड़ा शौक था। मैं रोज जंगल में जाती और मासूम पक्षी और जानवरों को बिना कारण मार देती। एक दिन मैंने एक कबूतर के अंडे तोड़ दिए। नेहा की आंखें भर आईं। ये सब एक साधु महाराज देख रहे थे। वो क्रोधित हो गए और बोले, तेरे मन में पक्षियों के प्रति कोई प्रेम नहीं है, इसीलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ। तू एक सोने के अंडे में कैद रहेगी। मैं डर गई और उनसे क्षमा मांगने लगी। साधु ने कहा, श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता, परंतु अगर कोई व्यक्ति इस अंडे को प्राप्त कर ले और निस्वार्थ उसकी सेवा करे तो अंडा बढ़ता जाएगा, और जब उस पर किसी मानव का रक्त गिरेगा तो तू श्राप से मुक्त हो जाएगी। वो तो आप श्राप से मुक्त हो गई,
हाँ, तुम्हारी वजह से। तुमने मेरी निस्वार्थ सेवा की, मुझे भोजन दिया, मुझे जीवन दिया। नेहा ने आगे बढ़कर सुरेश का हाथ थाम लिया। क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? राजकुमारी, यह तो मेरे लिए सम्मान की बात होगी। राजकुमारी नेहा ने सुरेश को राजमहल चलने को कहा। दोनों राजमहल पहुंचे। राजा ने अपनी बेटी को जीवित देखकर आनंद से आंसू बहा दिए। हाँ, तुम्हारी वजह से हमारी बेटी श्राप से मुक्त हुई है सुरेश। इसीलिए हम अपनी बेटी का विवाह तुमसे करेंगे और तुम इस राज्य के अगले राजा कहलाओगे। कुछ ही दिनों में राजकुमारी नेहा और सुरेश का विवाह भव्य रूप से संपन्न हो गया। गांव का साधारण किसान अब राज्य का राजा बन चुका था।